उत्तर प्रदेश सरकार ने घोषणा की है। उत्तर प्रदेश श्रमिक भरण पोषण योजना के तहत 15 लाख दिहाड़ी मजदूरों को, 20 लाख 37 लाख श्रमिकों को 1-1 हजार रुपया की आर्थिक सहायता, और बंधुओं 16 लाख ऐसे लोग हैं जो वास्तव में दिहाड़ी सफाई कर्मचारी, 58,000 ग्राम सभाओं में उनको लगभग 20-20 मजदूर ऐसे गांवों के अंदर उनको उनकी योजना बनाई जिससे उनको प्रतिदिन रोजगार मिल सके। उनकी स्कैनिंग भी सरकार ने करवाई है, वो किस दिशा में आगे काम कर सकते हैं, और ये हम अच्छी तरीके से परिचित हैं क्योंकि अधिकांश लोग गांव के रहने वाले हैं। पहले हमारे पूरे समाज के अंदर कोई आर्थिक विषय नहीं चलता था, वस्तुओं का विनिमय चलता था। हम लोग देखते थे कि जब नाई हमारे यहाँ बाल काटने आता था तो साल के अंत में जाकर खेत में उसे कैसे उसको गेहूं देना, कुला देना, उसे घर पर जो भी उसकी हिस्सेदारी उसको करना, पूरा बढ़ई काम करते थे। यही किसान का काम बढ़ई करते थे, और वक्त पड़ने मौका आने पर जब उसकी फसलें होती थी उस बढ़ई को भिजवाने का लोग हम लोग काम करते थे। ये हमारी आत्मनिर्भरता थी, समाज की संपूर्ण दावतें जब होती थी। इसमें जो कई पुराने लोग हैं उनको अंदाज होगा, उन दावतों में कभी टेंट की जरूरत हमको पड़ती थी, और टेंट में सभी प्रकार का सामान आता है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे बर्तन हो, चाहे वो अन्य सारी चीजें हो, हमें किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती थी। बर्तन भी हमारे गांव के अंदर थे, भोजन बनाने वाले भी हमारे गांव के अंदर थे। हमारी माताएं बहनें खट्टे होकर गीत गा गा करके जब पूड़ियां मिलती थी और वो सब्जी बना बना करके हमारे गांव के लोग दावतें चलती थी, बारातों को व्यवस्था उसकी बनाते थे। हमें कभी किसी हलवाई की जरूरत नहीं पड़ी। हमें चाहे अनाज हो, चाहे दूध हो, चाहे दही हो, चाहे घी हो, हमने अपने गांव के अंदर सब व्यवस्थाएं ऐसी बना रखी थी जिनकी यहाँ कमी बारी पड़ी होती थी। पूरा गांव, पास पड़ोस के गांव, सब चीजों को इकट्ठा करके उनकी शादियों में, इस प्रकार के फंक्शनों में हम एक दूसरे के सहयोगी बनते थे। बंधुओं, चाहे खेती की बुवाई हो, चाहे कटाई हो, चाहे गहाई हो, हमको कभी किराए पर लोग मजदूर बुलाने नहीं पड़ते थे। हम एक दूसरे के साथ खड़े होकर के हम अपनी खेती का काम सब इस तरीके से कर लिया करते थे। ये थी हमारी भारत की आत्मनिर्भरता। आज हम देखेंगे कोई सैलून के फोन पर शॉप पर चले जाएं, आप देखेंगे चाहे टेस्टिंग होती है वहां हम चले जाएं, चाहे लकड़ी के अनेकों प्रकार के, चाहे बेड खरीदना हो, चाहे सोफा खरीदना हो, उनके फर्नीचर पर, उसके पॉइंट पर हम चले जाएं। ये लगभग 45% जो मजदूरी और इस श्रमिक योजना के अंदर ये जो काम चलते हैं, इन्हीं छोटे छोटे उद्योगों के माध्यम से हमारे देश के अंदर बहुत बड़ी संख्या में लोग लगे पड़े हैं। 90% मार्केट हमारा इसी पर निर्भर है, और दुनिया में जो निर्यात होता है इन्हीं वस्तुओं का, जो हमारे छोटे छोटे काम करने वाले लोग इन्हीं वस्तुओं का निर्माण हम लोग करते हैं। इतना ही नहीं, आमदनी के स्रोत भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने इस पैकेज घोषित करके ये सबको चेताया है कि हमको आगे बढ़ना है। ये बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ा टैलेंट है। लोग इसको अवसर मान करके, लोग इसको मजबूती से रख करके, लोग इसको ताकत समझ करके इस 80 करोड़ 130 करोड़ जनता को एक लक्ष्य देकर तय करके हम अपने देश को आगे बढ़ाएंगे। हम दुनिया के उन देशों पर काहे के लिए निर्भर रहे जो हमारे देश को आंखें दिखाते हैं, हमारे देश से ही कमा करके ले जाते हैं। हमारी आत्मनिर्भरता किस दिशा में काम आएगी? चैलेंज भारत ने हमेशा स्वीकार किया, हमारे युवाओं ने हमेशा चैलेंज को स्वीकार किया। आज चैलेंज जब आया है, हमारे देश का नौजवान बंधुओं, आश्चर्य लगेगा, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना के तहत युवाओं को 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता देने की, आज जो युवा काम करना चाहते हैं और जो बेरोजगार हैं, बैंक उनको लोन दे करके अच्छी तरीके से कोई न कोई वो काम करे। लेकिन आदत क्या खराब हो गई, पीछे बीच हमने देखा होगा, भैंसें खरीदते थे, पैसा लेते थे, बंटवारा हो जाता था, भैंस खरीदी नहीं जाती थी, पैसा निकल जाता था, और पता लगा वो पता ही नहीं लगा, फिर कहते कर्ज माफ करो। ये सब विषय आते थे। इससे क्या हुआ, सरकार भी गरीब हुई और कुल मिला के हमारा किसान भी लगातार गरीब हुआ, कोई उसका हित नहीं हुआ। ये जो अव्यवस्थाओं का निर्माण हुआ, ये वास्तव में बड़ी चिंता का विषय रहा। अनुसूचित जाति के युवाओं को बिना गारंटी के लोन देने की योजना सरकार ने बनाई। ये वह काम करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा वर्ग है, तो उनको सरकार लोन देगी, और उस लोन को देने के बाद में वो अच्छी तरीके से काम करके अपने को आगे बढ़ाएंगे। इससे समाज को भी लाभ है और सरकार को भी लाभ है।
हर प्रवासी को राशन कार्ड भी उपलब्ध कराने की योजना उत्तर प्रदेश सरकार ने बनाई है। कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत लगभग 15,000 रुपए प्रत्येक कन्या को दिए जाएंगे और बेरोजगारी भत्ता के रूप में 1,000 से 15,000 रुपए तक ऐसे स्नातक जो ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12वीं पास किया है और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है, इनको भी सरकार ने योजना बनाई, कुछ ना कुछ इनकी जेब में डालें जिससे वो कहीं परेशान न घूमे। तो सरकार हर स्तर से चीजों को सोच रही है। सितंबर बंधुओं, आपको आश्चर्य लगेगा कि ये सारे काम उत्तर प्रदेश सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो उन्हें करना चाहिए था, बंधु, हमने कहा कि तमाम, चाहे कोटा में फंसे हुए लोग हों, चाहे प्रयाग में फंसे हुए लोग हों, तो उन सबको अपनी बसों के द्वारा बुलाना, उनको घर तक भेजना, ये काम सरकारों ने किया है। लेकिन बंधु, इन विषयों की चर्चा करने से ये है कि हम जितना अध्ययन करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, इस कार्यकर्ताओं के सामने विषय रखने का पीछे हेतु केवल ये है कि हमारी सरकार कर क्या रही है। ये तो मैं संकेत कर रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा हमको अध्ययन करके चीजों की नीचे तक बताने की जरूरत है। जब जनधन के खाते खोले गए थे तो तमाम कैंप बैंकों को लगा कर खाते खुलवाए गए, लोग डर रहे थे। हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के नाते इन योजनाओं को नीचे तक कैसे लोगों को समझाएं और इन योजनाओं का लाभ लोग कैसे उठाएं, वो किसी क्षेत्र के लोग हों, यही हमारी भूमिका होनी चाहिए वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। और हमारी सरकारें जो जो काम कर रही हैं उन सबको नीचे तक कैसे हम लोग बताएं। इसलिए इन सम्मेलनों के माध्यम से इन विषयों की जानकारी हमको मिले, इसलिए हमने प्लानिंग करके संपूर्ण देश भर के अंदर ये व्यवस्था हम सबने बनाई। बंधुओं, 6 साल के कार्यकाल का अगर हम मूल्यांकन करेंगे तो ये 6 वर्षों का उपलब्धियों से भरा हुआ पूरा साल, 6 वर्षों का कार्यकाल, ये हमारे मोदी जी का जबरदस्त रहा है। लेकिन एक वर्ष की अगर हम तुलना करें तो इस एक वर्ष के अंदर चार चुनौतियां रही हैं, वहां कुल मिलाकर के तमाम प्रकार की उपलब्धियों के विषय हम सबके ध्यान में आते हैं। बंधुओं, ये सहज मामला नहीं था। जब सरकार बनने के बाद पहले ही सत्र में जब धारा 370 को हटाया गया तो ये एक दिन का काम नहीं था। दुनिया के जितने शोधकर्ता हैं, जो विधि पढ़ने वाले लोग हैं, वो किसी कीमत पर भी, क्यों जिस प्रकार की धारा 370 35 से हटाया गया, वो कल्पना ही नहीं कर सकते कि कैसे हटेगी। वो जानते थे कि ये हट ही नहीं सकती है, क्योंकि विधानसभा जब तक पारित करके इस प्रस्ताव को नहीं देगी तब तक राष्ट्रपति इस पर मोहर नहीं लगाएंगे। जब सरकार बनी थी, सरकार बनने के बाद में लोगों ने कहा कि देखो, जो आतंकवादियों को शरण देने वाली पार्टी है उसके साथ भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर के सरकार बनाई। इस सरकार यदि न बनाई जाती, ये नहीं सोच सकता समाज, ना वो विपक्षी सोच सकते हैं, ना वो नेता सोच सकते हैं जो हमेशा पाकिस्तान और चाइना की भाषा बोलते हैं, हमेशा भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि अपने देश की सरकार को कटघरे में खड़ा करती है। बंधुओं, सरकार बनने के पश्चात स्टडी की गई पूरे प्रदेश की बहुत अच्छी तरीके से, और सत्यपाल मलिक को वहां का राज्यपाल बना के जब भेजा, प्लानिंग के तौर पर भेजा गया, और जब राष्ट्रपति शासन लगा तो ये विधान है वहां के संविधान की व्यवस्था के अंतर्गत, अगर जो विधानसभा भंग हो जाती है या विधानसभा अल्पमत में आ जाती है जहां राष्ट्रपति शासन लगता है, उस विधानसभा की जितनी ताकतें हैं, शक्तियां हैं, वो सब लोकसभा के अंतर्गत निहत हो जाती हैं। यानी लोकसभा ही विधानसभा के तौर पर देखी जाती है। हम देखेंगे राज्यसभा में, लोकसभा के अंदर एकदम प्रस्ताव दोनों एक ही दिन के अंदर पास होकर के राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी और ये धारा 370-35 से समाप्त हो गई। वैधानिक प्रक्रिया उसकी लगभग 1 साल तक इस पर स्टडी की गई, अध्ययन किया गया कि इसको जब हटाएंगे तो उसकी वैधानिक प्रक्रियाएं क्या होगी। बंधु, ऐसी धारा थी, केवल 3 परिवार इसका उपयोग कर रहे थे। जितना पैसा जाता था भारत सरकार से, केवल 3 परिवार उसका उपयोग करते थे। कोई ऐसा विधान नहीं था कि वो किसी कीमत पर भी तो उनसे हिसाब किताब कोई मांगने वाला हो। निरंतर वहां गरीबी बढ़ती दिखाई देती थी। न वहां कोई आयोग था, एससी आयोग था, न पिछड़ा आयोग था, न वहां पर कोई किसी प्रकार का आरक्षण था। वहां की कोई भी लड़की अगर बाहर किसी अन्य प्रदेशों के से लड़के शादी कर ले तो संपत्ति से उसका बेदखल। अगर पाकिस्तान की लड़की लड़का अगर कश्मीरी किसी लड़के लड़की शादी कर ले तब उसका संपत्ति पूरा अधिकार। बंधु, ऐसा लगता था जैसे कुल मिलाकर के ये सब
वो भारत का कोई अंग ही हम सबको दिखाई नहीं देता था। और जिस दिन ये धारा 370 हटी, तो जो लखनऊ, जो उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जो कानून लागू होता है, वही सारा कानून वो कश्मीर पर भी लागू होता है। ये बात उसी दिन निश्चित हो गई थी। तो ये सहज सरल मामला ही था, इसका विस्तार से अध्ययन हम सबको करना चाहिए। हमको स्वप्न जैसा दिखाई देता है, ये स्वप्न नहीं था, ये वास्तव में व्यवस्था थी। बंधु, आपको आश्चर्य लगेगा, इस राम जन्मभूमि के आंदोलन में प्रत्यक्ष हम सबने भाग लिया होगा। आज जिनकी आयु 25 साल 30 साल होगी, शायद उनको इसमें भाग लेने का उनका जन्म ही उस समय हुआ होगा। जिनकी आयु इस समय 45-50 होगी, वो जवान थे उस समय, उन्होंने इस राम जन्मभूमि के आंदोलन को देखा। शायद जो जज्बा जज्बा हमने देखा, शायद कभी किसी भी आंदोलन, इतने बड़े आंदोलन देखने को हम सबको मिला नहीं। और बंधुओं, ढांचा भी ढहा, 4 सरकारें भी ध्वस्त की कांग्रेस ने, लेकिन कहीं किसी प्रकार की कोई शिकन शिकवा नहीं। और आप आश्चर्य मानेंगे, ये सब घटनाएं घटने के बाद जिस तरीके से हमारे देश के नेतृत्व ने, संगठन ने और अपनी सरकारों ने जिस तरीके से सामना किया, कोर्ट में भी अपना पक्ष रखा, लेकिन किसी कीमत पर भी कांग्रेस इसको सुलझाना नहीं चाहती थी। अगर कांग्रेस को सुलझाने के मन के अंदर इसके कोई विषय होता, तो निश्चित मान लो कि किसी भी कीमत पर भी ये मामला कभी आज तक सुलझता नहीं। बंधु, सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजों ने नियमित बैठकें करके, नियमित सुनवाई करके मामला हिंदू समाज के पक्ष में दिया, जिनमें लाखों बलिदान हुए हों, एक लंबा संघर्ष हुआ हो, उसकी सुखद अनुभूति इस परिणाम के बाद तो कैसा विषय रहा है, ये जब ही संभव हो पाया जब आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। बंधुओं, चाहे एयर स्ट्राइक हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, जिस तरीके से पाकिस्तान की सीमा में घुस करके भारतीय सैनिकों ने, और वो केवल मात्र अपने मोदी जी का जलवा और जज्बा, ये हम सबको देखने में मिला। ये कोई सहज मामला नहीं था। ये सारे मुद्दों को अगर हम विचार करें, इसलिए मैंने कहा उपलब्धियों का भी एक वर्ष रहा है ये, और वास्तव में ये कई प्रकार से चुनौतियों का भी विषय रहा है। इन विषयों को हम सबको बहुत अच्छी तरीके से अध्ययन करना पड़ेगा। जिन विषयों को लेकर के लगातार कांग्रेस, जिसकी सदन में लगातार चर्चा हुई है, उस चर्चा के बाद में परिणाम आज तक कभी कुछ निकला नहीं। और हम लोग जानते हैं, जब सीए का ये विषय पूरा आया और ये पास हुआ कानून, तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से जो आए हुए ऐसे लोग, जो लोग कुल मिला के वहां परेशान थे, जिनके संग बहुत बड़ी अनाचार अत्याचार जिनके साथ हुआ, वो भारत में शरण लेके चुपके चुपके जहां जहां रह रहे थे, उनको मिलना चाहिए सदस्यता और इस देश में नागरिकता। उस नागरिकता के तहत अपने जीवन को ठीक तरीके जी सकें वास्तव में। और हमने परिणाम भी उसका देखा, कितनी खुशियां लोगों ने मनाई। लेकिन इसके विपक्ष में भी हम देखेंगे इस कांग्रेस ने किस तरीके से इसका विरोध कराने की योजना लगातार पूरे देश भर के अंदर बनाई। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो कानून तो आने कोई विषय नहीं, और कोई नया विषय नहीं था। लगातार कांग्रेस ने 2 बार इसको लाई। बंधुओं, ये सब सहज विषय नहीं थे। 3 तलाक, लगभग 9 करोड़ महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रही थी, उन अत्याचारों को रोकने के लिए ये 3 तलाक की जो योजना बनाई, वास्तव में कानून पास हुआ। ये वास्तव में ये ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों को सरकारें हल ही करना नहीं चाहती थी। ये भारतीय जनता पार्टी ने इन मुद्दों को हल किया है। इससे हम सबके ध्यान में आता है ये कैसा जबरदस्त हम सबके अनुकूलता दिखाई दी। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है कि सारे का सारा है, ये नारे लगातार हमने लगातार अपने कार्यकाल में लगाए। हम भी कभी कल्पना नहीं कर सकते थे कश्मीर की समस्या कभी हल होगी, लेकिन हमने अपनी आंखों के सामने, हम लोग कहते पीढ़ियां बीत गई, पीढ़ियां चली गई, लेकिन ये सब दृश्य हमने अपनी आंखों के सामने देखे। हम इतिहास के साक्षी हैं, करता है, धरता है, ये हम सबको गर्व की अनुभूति होती है। इस परिवर्तन में हम सभी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। ये विषय इसलिए हम सबके लिए सुनने समझने लायक आवश्यक है। बंधुओं, 15 तारीख को जिस तरीके से गलवान घाटी के अंदर 20 सैनिक शहीद हुए, इन शहीद सैनिकों को हम उनको श्रद्धांजलि भी देते हैं, और वास्तव में उनके परिवारों के साथ केवल मात्र अपने परिवारों तक सीमित नहीं थे। नौजवान सब
देश की 130 करोड़ जनता, उनके ही परिवार के अंग उनके साथ खड़ी है। बंधुओं, कोई सोच नहीं सकता था कि 1 इंच भूमि के लिए आह्वान हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया कि 1 इंच भूमि का समझौता नहीं। आज लंबे अंतराल में जिस तरीके से चाइना ने हमको धमकाना चाहा, और उस धमकाने का कारण केवल मात्र यही था कि हम लोग सोच नहीं पा रहे थे कि आखिरकार धमकाने के पीछे होगा क्या। नारद जी,